हेलो दोस्तों, मैं सुरभि आप सभी का अपने चैनल दुनिया अब तक में स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, क्यों सऊदी में पानी तेल से भी महंगा बिकता है। जिस तरह तेल के कारण सऊदी अरब अमीर देश है, तो वहीं यह देश पानी के मामले में बहुत पीछे है। यहाँ लगातार पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, सितंबर 2011 में सऊदी में एक माइनिंग से जुड़े प्रमुख मोहम्मद हानी ने कहा था कि यहाँ सोना है पर पानी नहीं है, और सोने की भांति यहाँ पर पानी भी महंगा है। सऊदी तेल बेचकर बेशुमार कमाई कर रहा है, लेकिन इस कमाई का बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने में लगाया जाता है। यहाँ पर ना नदी है और ना ही कोई झील। कुएं भी है तो वह भी तेल के हैं। पानी के कुएं कब के सूख चुके हैं। साल 2011 में सऊदी अरब के तत्कालीन के बिजली और पानी मंत्री ने कहा था कि सऊदी में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ती जा रही है और अगले एक दशक इसके लिए 133 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत पड़ेगी। सऊदी अरब सैलिन वाटर की कंजर्वेशन कॉर्प हर दिन 30.36 लाख की समुद्र के पानी को नमक से अलग करके इस्तेमाल करने लायक बनाती है। यह 2009 का आंकड़ा है जो अब बढ़ गया होगा। बता दें, रोज का खर्च 80.6 लाख रियाल आता है। एक क्विक पानी से नमक अलग अलग करने का खर्च 2.57 रियाल आता था। इसके साथ ही पासपोर्ट का खर्च 1.12 रियाल प्रति क्विक मीटर जुड़ जाता है। सऊदी ने साल 2015 में ही पानी के व्यवसाय के इस्तेमाल पर पैंच बढ़ा दिया था। सऊदी पानी की टैक्स इसलिए बढ़ा रही है ताकि इसका बेहिसाब इस्तेमाल रोका जाए। एक रिसर्च के मुताबिक सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 साल में पूरी तरह सूख जाएगा। सऊदी में 265 लीटर पानी की खपत है, जो यूरोप के देशों से दोगुनी है। यहाँ एक भी नदी या झील न होने के कारण हजारों साल से लोग कुएं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के कारण भूमिगत जल का दोहन बढ़ता गया और इसकी प्राकृतिक रूप से भरपाई नहीं हुई और धीरे धीरे कुएं की गहराई भी बढ़ती गई, जिससे वह वक्त भी आया जब सारे कुएं सूख गए। कलमेज अहमद सऊदी में भारत के 4 साल राजदूत रहे थे। वह कहते हैं कि दिसंबर जनवरी में तूफान के साथ बारिश आती है, लेकिन यहाँ 1-2 दिन ही बारिश होती है, जिसका मतलब साल में 1 या 2 बारिश होती है। हालांकि यह विंटर में आती है, इससे ग्राउंड वाटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि यहाँ बारिश कोई खुशहाली नहीं बल्कि बर्बादी लेकर आती है। जॉर्डन और सर्बिया में बारिश होती है तो सऊदी अरब के लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ के बारिश के पानी से ग्राउंड वाटर में फर्क पड़ता है। सऊदी में मीठे पानी का विकराल समस्या है। सबसे पहले सऊदी में भूमिगत जल ही इस्तेमाल किया गया था। सऊदी ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व में पानी बहुत कीमती है। पानी के कारण ही सऊदी ने गेहूं की खेती शुरू करके बंद कर दी थी, क्योंकि गेहूं में पानी की जरूरत होती है। सऊदी को अपने भविष्य को लेकर डर सताता रहता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सऊदी में पानी क्यों महंगा बिकता है। नंबर 5, क्या कभी आपने सोचा है कि सभी गाड़ियों के टायर का रंग काला ही क्यों होता है। हम अक्सर अपने आसपास बहुत सी गाड़ियां देखते हैं। हर गाड़ी अलग अलग रंग की होती है, लेकिन सबका टायर काला ही होता है। पर आखिर टायर का रंग काला ही क्यों होता है। दरअसल टायर का रंग कार्बन ब्लैक की वजह से काला होता है। आप सभी जानते होंगे कि रबर का प्राकृतिक रंग सफेद होता है और टायर का कंपाउंड बनाने के लिए कार्बन ब्लैक को पॉलीमर के साथ मिलाया जाता है। कार्बन ब्लैक को रबर के साथ मिलाने पर टायरों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही कार्बन ब्लैक ड्राइविंग के दौरान गर्म हो जाते टायर को तपिश से बचाता है और टायर के जीवन काल को बढ़ा देता है। कार्बन सूरज की यूवी किरणों से सुरक्षा करते हुए टायरों की गुणवत्ता भी बनाए रखता है। काले टायर न सिर्फ स्थायित्व और शक्ति को बढ़ाते हैं बल्कि सुरक्षित ड्राइविंग को भी सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि कार्बन ब्लैक स्थिरता प्रदान करता है। आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के समय के आसपास जिंक ऑक्साइड की जगह कार्बन ब्लैक का इस्तेमाल किया जाने लगा था। कार्बन ब्लैक एडिटिव का उपयोग केवल चलने वाले भाग पर किया गया था, जबकि टायर का किनारा प्राकृतिक रंग का बना हुआ था। आपको ये भी बता दें कि टायर अलग अलग रंगों के भी बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन वे काले टायर की तुलना में बहुत टिकाऊ या बहुत मजबूत नहीं होते हैं। काले टायर गंदे लग सकते हैं, पर वे हमें सुरक्षा और वाहन को लंबी उम्र प्रदान करते हैं। यही वजह है कि अलग अलग रंग की गाड़ियां होने के बावजूद भी सभी गाड़ियों में काले रंग के टायर ही होते हैं। नंबर 4, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटे देश की। अगर हमें कोई पूछे कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हम बोलेंगे चीन और रूस होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपको बता दें कि यूरोप के वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। ये इटली के साथ साथ मील की सीमा से घिरा हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर यानी 110 एकड़ है। यह देश इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच बसा है। सन 1870
1591 तक इटली कई राज्यों में बटा हुआ था, जिसके बड़े हिस्से पर पोप का शासन था। ऐसे में जब इटली अकेला देश बना तो पोप की शक्तियां भी कम पड़ गई। पोप की सत्ता वेटिकन सिटी तक ही सीमित रह गई। इसके बाद 11 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी के पोप पायस 11 और तानाशाह मुसोलिनी के बीच एक संधि हुई। इसके तहत ये फैसला लिया गया कि इटली के किसी भी राजनीतिक फैसले में पोप शामिल नहीं होंगे और बदले में वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा। यही वह वजह है कि आज वेटिकन एक स्वतंत्र देश है। इस देश में कुल 1000 के करीब जनसंख्या है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश के पास अपनी खुद की आर्मी है, जिसमें कुल 110 सिपाही हैं। यह दुनिया का इकलौता देश है जो रात को पूरी तरह बंद हो जाता है। इस देश के लोगों के पास वेटिकन सिटी का पासपोर्ट होता है। साथ ही इस देश का खुद का झंडा, रेडियो स्टेशन, डाकघर और खुद की अपनी करेंसी भी है। नंबर 3, अब आपको एक ऐसे वीआईपी पेड़ के बारे में बताते हैं जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च होते हैं और जिसकी सुरक्षा के लिए कई गार्ड लगे हुए हैं। जी हाँ, यह पेड़ मध्य प्रदेश के रायसेन की पहाड़ी में है, जहां इस पेड़ को वीआईपी की तरह सुरक्षा दी जाती है। साथ ही साथ अगर इस पेड़ से एक पत्ता भी टूटकर गिर जाए तो सरकार तनाव में आ जाती है। इतना ही नहीं, इस पेड़ का समय समय पर मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। इस पेड़ की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर 15 फीट ऊंची लोहे की जाली लगी हुई है, जिस वजह से इस पेड़ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि 24 घंटे इसकी सुरक्षा में सुरक्षाकर्मी लगे रहते हैं। इस पेड़ की इतनी सुरक्षा देखकर लोग इसे वीआईपी पेड़ कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेड़ में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इस पेड़ की इतनी सुरक्षा की जाती है। इस पेड़ का ख्याल खुद पुलिस, राजस्व विभाग और नगर परिषद सब मिलकर करते हैं। यह पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि बोधि पेड़ है और इस पेड़ का ध्यान रखने के लिए हर विभाग हमेशा अलर्ट मोड पर रहता है। यह पेड़ बोधि वृक्ष परिवार का हिस्सा है। यह वही पेड़ है जहाँ पर बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यह वृक्ष श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने 21 सितंबर 2012 में खुद लगाया था। इस पेड़ को लगाने के लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री उस वृक्ष की शाखा लाए थे जो बोधि वृक्ष भारत से श्रीलंका में लगाया गया था, इसलिए ये पेड़ वीआईपी पेड़ में शामिल हो गया है। नंबर 2, अब जानते हैं कि अमेज़न नदी पर एक भी पुल क्यों नहीं है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जंगल यानी अमेज़न रहस्यों से भरा हुआ है। इसमें सब कुछ है, फिर चाहे वह खूबसूरत झरने हो, खतरनाक जानवर हो, नदी हो या फिर नदी में मौजूद गुलाबी डॉल्फिन, वह अपने आप में एक दुनिया है। पर ऐसी क्या वजह है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज तक अमेज़न नदी पर पुल नहीं बन पाया। हम सब जानते हैं कि अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, जिसका एरिया 70 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह जंगल लगभग 5.5 करोड़ साल पुराना है। इसे दुनिया के लंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया की 20% ऑक्सीजन इन्हीं जंगलों में बनती है। अमेज़न नदी इसी जंगल के अंदर से बहती है। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे ज्यादा फैली हुई नदी है, जिसकी लंबाई 6200 से 7000 किलोमीटर है। यह नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है और ब्राजील से होकर गुजरती है। अमेज़न की 1100 से अधिक सहायक नदी है, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है। अमेज़न के किनारों पर 9 देशों के लगभग 3 करोड़ लोग बसते हैं। अब जानते हैं कि इस पर पुल क्यों नहीं बन पाया। दरअसल यहाँ सबसे बड़ी चुनौती मौसम है, क्योंकि शुष्क मौसम में नदी इतनी चौड़ी होती है कि उस पर पुल बनाया जाए, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो नदी का पानी 30 फुट बढ़ जाता है और 3 मील की क्रॉसिंग 30 मील की हो जाती है। और जब यहाँ बारिश होती है तो यह अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि कौन सा हिस्सा डूबेगा और कौन सा बचेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि पुल बने तो बने कैसे, क्योंकि अगर मान ले कि पुल बन भी गया और बारिश में उसके आगे पीछे के हिस्से डूब गए तो फिर वो पुल किस काम का बचेगा। दूसरी बात, अमेज़न नदी के किनारों की जमीन बहुत ही नरम मिट्टी की बनी हुई है, जो कि लगातार पानी से कम ज्यादा होती रहती है। इसके अलावा नदी में मलबे, पानी वाली घास और वनस्पतियों के छोटे छोटे द्वीप पे बने हुए हैं। ज्यादा पानी और ना के बराबर सड़क होने की वजह से यहाँ के लोग बोट का इस्तेमाल करते हैं। और एक वजह यह भी है कि अगर ऐसा हुआ भी तो पुल के साथ साथ जंगल में विकास पहुंचेगा, जिससे जंगल में पेड़ कटेंगे और पानी भी प्रदूषित हो जाएगा, क्योंकि अमेज़न जंगल दुनिया को 20% साफ हवा और अमेज़न नदी दुनिया को 20% साफ पानी देती है, जिससे दोनों ही खराब हो जाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों अमेज़न नदी पर आज तक पुल नहीं बन पाया है। नंबर 1, अब जानते हैं मोगली के बारे में, जिसके बारे में हमने छोटे से बड़े होने तक खूब पढ़ा, सुना और टीवी पर भी देखा है, जो आज भी है। और वो आसानी से पेड़ों पर छलांग लगाकर चढ़ जाता है, साथ ही जानवरों की भाषाएं भी बोलता है। आज मैं आपको एक असली मोगली के बारे में बताऊंगी, जो पूर्वी अफ्रीका में रहता है।
दरअसल पूर्वी अफ्रीका के रवांडा में एक हूबहू असली मोगली रहता है जो रोजाना 20 मील की दूरी को तय कर लेता है क्योंकि वो खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। इस पूर्वी अफ्रीका के मोगली की उम्र 21 साल है जिसका नाम एली है। दरअसल एली को माइक्रोसेफेली नामक एक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में इंसान का सर दूसरे लोगों की तुलना में छोटा या बड़ा होता है, इसलिए एली सामान्य लोगों की तरह नहीं रहता बल्कि जंगल में रहता है। द सन ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बताया गया था कि एली ने जंगल में रहकर वहां के कई तौर तरीकों को सीखा है और अपना भी लिया है। वह बहुत ही आसानी से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। वह छलांग लगाकर पेड़ों पर चढ़ जाता है। एली की मां के लिए एली बहुत ही खास है क्योंकि एली से पहले वो 5 बच्चे खो चुकी है। एली की मां बताती है कि एली जब भी बाहर जाता है तो लोग उसे परेशान करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, जिसके कारण उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया और जंगल में रहने को मजबूर हो गया। आपको बता दें कि एली की मां ने एक इंटरव्यू वाले चैनल को चलाना शुरू किया है जो अफ्रीका मैक्स टीवी द्वारा एक क्राउड फंडिंग है। इस चैनल ने उसके परिवार की मदद करने की मुहिम लगाई है। उस पेज या मुहिम का नाम गो फंड मी आई है। काफी लोग एली की मदद करने के लिए और उसे फंड देने के लिए इस पेज से जुड़े हैं और लोगों ने उम्मीद से ज्यादा सहायता पहुंचाई है। अभी तक बात करें तो एली को $3,958 का फंड मिल चुका है। उम्मीद है कि एली का जीवन इससे बेहतर हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।